नमस्कार। आज हम नजर डाल रहे हैं भारत के 8वें केंद्रीय वेतन आयोग पर। जैसा कि हमें मालूम है, हर 10 साल में केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए वेतन भत्ते तय करने को एक आयोग बनाती है। 7वें आयोग का काम तो 31 दिसंबर 2025 को पूरा हो रहा है, तो अब सबकी नजरें 8वें पर है। सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी तो दे दी, पर इसकी औपचारिक शुरुआत में कुछ कह सकते हैं कि पेच फंसे हैं। चलिए इसी को थोड़ा खंगालते हैं। तो हरी झंडी तो मिल गई है ना? लेकिन अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे, सदस्य कौन होंगे, और सबसे जरूरी बात, आयोग किन मुद्दों पर काम करेगा, मतलब उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी टीओआर, वो अभी तक तय नहीं हुए हैं। बिल्कुल, और ये टीओआर बहुत अहम है। यही तय करते हैं कि आयोग का दायरा क्या होगा। क्या सिर्फ वेतन बढ़ेगा या फिर काम करने के तरीकों में, प्रमोशन पॉलिसी में, इन सब चीजों में भी बदलाव के सुझाव होंगे। ये सब टीओआर पर निर्भर करता है। अच्छा। और इसी वजह से आप देखिए नियुक्तियों में भी देरी हो रही है। जैसे वो डूबटी है, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, उसने अंडर सेक्रेटरी पदों के आवेदन की तारीख बार-बार बढ़ाई है। इस पूरी प्रक्रिया में देरी का सीधा मतलब यह है कि वो जो उम्मीद थी कि 1 जनवरी 2026 से नई सैलरी लागू हो जाएगी, वो अब मुश्किल लग रहा है। हो सकता है ये मामला 2027 तक भी खिंच जाए। 2027? हाँ, और ये देरी सिर्फ मतलब प्रक्रियागत नहीं लगती। शायद सरकार इसका जो बड़ा वित्तीय असर होगा उसका ठीक से आकलन करना चाहती है, या फिर दूसरी प्राथमिकताएं होंगी। और इसका असर तो छोटा मोटा नहीं है। करीब 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स हैं जो इसका इंतजार कर रहे हैं। यकीनन उनमें बेचैनी बढ़ रही होगी फिर तो। हाँ बिल्कुल, महंगाई बढ़ रही है और जो मौजूदा डीए यानी महंगाई भत्ता मिल रहा है वो शायद काफी नहीं लग रहा है। इसीलिए कई कर्मचारी संगठन, जैसे आपने नाम लिया रेलवे सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी है, और भी हैं, वो सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि जल्दी गठन हो और समय पर लागू हो। सोचिए, लोगों की पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग इसी पर टिकी होती है। घर लेना है, बच्चों की पढ़ाई है, और ये अनिश्चितता सीधे उनकी जेब और कह सकते हैं मानसिक शांति पर असर डालती है। सही बात है। अच्छा, तो अगर ये आयोग मान लीजिए समय पर काम शुरू करता है, तो कर्मचारियों को असल में कितना फायदा हो सकता है? सबसे ज्यादा चर्चा तो फिटमेंट फैक्टर की होती है, उसमें क्या उम्मीद है? हाँ, फिटमेंट फैक्टर, यहाँ बात दिलचस्प हो जाती है। अनुमान यह है कि 8वें आयोग का फिटमेंट फैक्टर 2.5 से शायद 2.86 के बीच रह सकता है। 2.86? हाँ, याद दिला दूं, 7वें आयोग में ये 2.57 था। ओके। तो अगर 2.86 फैक्टर लगता है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी की बेसिक पे यानी मूल वेतन अभी 20,000 रुपए है तो वो बढ़कर 57,200 रुपए हो सकता है। अरे वाह! इसी तरह जो न्यूनतम वेतन है, जो अभी 18,000 रुपए है, वो उछलकर 51,480 तक जा सकता है। ये तो काफी बड़ा जंप है। हाँ, खासकर जो लेवल 1 से 6 के कर्मचारी हैं, उनको 20-25% तक की सीधी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ये उम्मीदें शायद बढ़ती महंगाई और पिछले कुछ सालों के सरकारी राजस्व को देखते हुए लगाई जा रही हैं। समझे। फिटमेंट फैक्टर के अलावा क्या महंगाई भत्ते यानी डीए को लेकर भी कुछ बड़े बदलाव की उम्मीद है? हाँ, डीए का भी एक अहम पहलू है। एक संभावना है डीए मर्जर की। डीए मर्जर मतलब ये कि जो मौजूदा महंगाई भत्ता है उसे मूल वेतन में ही मिला दिया जाए। अच्छा। इससे क्या होगा कि हाथ में आने वाली सैलरी तो एकदम से बढ़ जाएगी लेकिन यहाँ एक पेच है। क्या? भविष्य में जो डीए मिलेगा उसकी गणना फिर इस नई बढ़ी हुई बेसिक सैलरी के आधार पर होगी, तो प्रतिशत के लिहाज से शायद वो कम दिखे, और बेसिक सैलरी से जुड़े जो दूसरे भत्ते होते हैं, एचआरए वगैरह, वो भी प्रभावित होंगे। तो ये उतना सीधा नहीं है जितना सुनने में लगता है। इसका असर काफी गहरा और मिलाजुला हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, वेतन और भत्तों के अलावा क्या पेंशन को लेकर भी कुछ चल रहा है, क्योंकि पेंशनर्स भी बड़ी संख्या में है? हाँ बिल्कुल, वेतन के साथ साथ रिटायरमेंट के बाद की सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है। कुछ कर्मचारी संगठन तो नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस और यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस, इनको खत्म करने की मांग कर रहे हैं। क्यों? उनकी मुख्य चिंता क्या है? उनकी मुख्य चिंता यह है कि एनपीएस बाजार पर आधारित है, उसमें गारंटीड रिटर्न नहीं है, जबकि जो पुरानी पेंशन स्कीम थी ओपीएस, उसमें रिटायरमेंट पर एक निश्चित पेंशन मिलती थी। गारंटी का फर्क। हाँ, और साथ ही पीएफआरडीए जो पेंशन योजनाओं की निगरानी करती है, उसमें भी सुधार की मांग उठ रही है। तो ये वेतन आयोग से इतर एक कह सकते हैं एक समानांतर लड़ाई भी चल रही है। समझ गए। तो अब आगे क्या? कब तक लगता है कि ये तस्वीर थोड़ी साफ होगी? देखिए, अगर आयोग का गठन और उसके टीओआर ये सब अगले कुछ महीनों में फाइनल हो जाते हैं
तो 1 जनवरी 2026 से इसे लागू करना सिद्धांत रूप में संभव है। आयोग को अपनी सिफारिशें देने में करीब 12 से 18 महीने लगते हैं। ठीक है। लेकिन अगर गठन में और देरी हुई तो जैसा मैंने पहले कहा, 2027 दूर नहीं लगता। सबसे बड़ी चुनौती अब सिर्फ समय पर गठन और फिर उसकी सिफारिशों को बिना ज्यादा देर किए लागू करना ही है। तो कुल मिलाकर 8वें वेतन आयोग को मंजूरी तो मिल चुकी है, वेतन में अच्छी खासी बढ़ोतरी की उम्मीदें भी हैं, खासकर वो फिटमेंट फैक्टर और डीए मर्जर जैसी संभावनाओं से। लेकिन इस पूरी उम्मीद पर फिलहाल देरी और अनिश्चितता का साया मंडरा रहा है। और जैसा आपने कहा, 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों की आर्थिक स्थिरता इससे जुड़ी हुई है। सोचने वाली बात यह है कि ये जो प्रक्रियागत देरी हो रही है, क्या वो इन परिवारों की तात्कालिक आर्थिक जरूरतों और बढ़ती महंगाई की चुभन पर भारी पड़ रही है? इस पर जरूर गौर कीजिएगा। मिलते हैं अगली बार एक और विषय की गहराई में उतरने।